हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। जैसे कि आपको पता है कि बहुत से टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स होंगे वो आपको करवाए जाएंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका यहाँ से कवर हो सके। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो ध्यान से देखना है ताकि कोई भी करंट अफेयर जो है वो आपका मिस ना हो सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया है और एक राइट को ह्यूमन राइट बनाया है। और वो राइट कौन सा है? क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। वो आपका ह्यूमन राइट है उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। और ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसका मतलब अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास कर दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है, तो ये आपका ह्यूमन राइट जो है वो माना जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है कि जितना भी क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट आपको दिया जा सके वो एज ए ह्यूमन राइट के थ्रू मिलेगा। और इस रेजोल्यूशन को 161 वोट्स के थ्रू पास किया गया। टोटल 8 एब्सेंटी थे और 161 वोट जो है वो फेवर में डली हैं। और रेजोल्यूशन स्पेशली रिकॉग्नाइज करता है एक तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वो भी उसी के अंदर आ गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और एक सैनिटेशन जितना भी है वो भी सारा का सारा जो है वो इस क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर गिना जाएगा। तो आज से ये ह्यूमन राइट होगा अकॉर्डिंग टू UNGA। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में इंडिया और फ्रेंच नेवीज की तरफ से एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की गई है। और ये हुई कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। सबसे पहले ये याद रखना है कि कौन से एरिया में हुई है? नॉर्थ अटलांटिक एरिया में हुई है। और ये इंडियन नेवल शिप कौन सा है जिसने इस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है?
इंडिया की तरफ से, तो ये है हमारे पास INS तरकश। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1 होगा। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, इंडियन और फ्रेंच नेवीज ने एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो इंडिया की तरफ से INS तरकश पार्टिसिपेट करता है, और फ्रेंच फ्लीट की तरफ से अगर आप देखोगे, या फ्रेंच जो शिप है, नेवल शिप है, उसका नाम है FNS सोमे। FNS सोमे। और INS तरकश जो है वो कई ड्रिल्स वहां पे परफॉर्म करता है INS सोमे के साथ, और साथ ही साथ कई तरह के ज्वाइंट ऑपरेशंस जो हैं वो दोनों ने मिलके किए हैं। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि INS तरकश जो है वो एक सेकंड तलवर क्लास जो फ्रिगेट है, जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाई गई थी। और ये सेकंड बैच है तलवर क्लास फ्रिगेट का, और इसको यंतर शिपयार्ड की तरफ से बनाया गया था। यंतर शिपयार्ड की तरफ से, कहाँ पे? रशिया में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। As per the United Nation AIDS Global AIDS Update 2022 in Danger, ये रिपोर्ट का नाम है UN AIDS Global AIDS Update 2022 in Danger, only dash children living with HIV are on life saving treatment globally। तो कितने % बच्चे हैं जो HIV से पीड़ित हैं और उनको आगे जीवन जीने के लिए कोई ना कोई इलाज जो है वो HIV का मिल रहा है? और ये केवल 52% बच्चे हैं जो किसी ना किसी इलाज अधीन जो है वो अपनी जान को बचा सकते हैं। केवल 52%, मतलब आप कह सकते हो केवल आधे बच्चे ही हैं जिनको HIV हुआ है और वो आगे कोई ना कोई थेरेपी ले रहे हैं HIV से बचने के लिए। इसका मतलब 48% ऐसे हैं जिनको कोई भी इलाज जो है वो नहीं मिल रहा। लेकिन यहीं आप अडल्ट्स में अगर रेशो देखोगे, अडल्ट्स में रेशो अच्छी खासी है। 76% अडल्ट्स को जो है कोई ना कोई लाइव थेरेपी के थ्रू जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है, मतलब वो अपनी थेरेपी असेस कर पा रहे हैं, उनको थेरेपी मिल रही है। और स्पेशली आपने एक बात और याद रखनी है कि इसके लिए एक ग्लोबल अलायंस भी हुआ है, एक ग्लोबल गठबंधन हुआ है, जिसमें एक निर्णय लिया गया है इस ग्लोबल अलायंस के अंदर, और इसको नाम भी दिया गया है ग्लोबल अलायंस फॉर एंडिंग एड्स इन चिल्ड्रन बाय 2030। तो 2030 तक बच्चों में एड्स को ख़त्म करना है। सारी कंट्रीज एक साथ जो है वो इकट्ठे होकर ये अलायंस बनाती हैं, और ये रिसेंटली एक मीटिंग की गई है, 24th मीटिंग हुई है, 24th इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है मॉन्ट्रियल के अंदर। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा के अंदर। और इसमें स्पेशली ये कहा गया कि 2030 तक हमने बच्चों में एड्स को ख़त्म कर देना है। और अगर हम यूनिसेफ की एक रिपोर्ट को माने तो उसमें लिखा हुआ है कि 2.8 मिलियन बच्चे, 2.8 मिलियन बच्चे, और जो जवान बच्चे हैं उसमें अगर HIV देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। और मतलब इतने बच्चे जो हैं वो HIV से पीड़ित हैं अगर आप बच्चों और सिर्फ जवान बच्चों को देखोगे। और 88% जो केसेस हैं इनमें HIV के, वो आपको सब सहारन अफ्रीका में मिलेंगे, सब सहारन अफ्रीका एरिया में। लेकिन अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, ये IBPS RRB के लिए है। तो आप लोगों के लिए हम एक इनिशिएटिव जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कि इंटेंसिव करंट अफेयर जो है वो आपको IBPS RRB मेंस के लिए मिलेगा। तो आपको पता है कि IBPS RRB PO मेंस जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को नोटिफाई हुआ है। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, तो ध्यान रखना आपने कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंपाइल्ड न्यूज़ जो हैं IBPS RRB मेंस के लिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अफेयर क्लाउड जो है वो इसके लिए कमिट करता है कि आपके एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे। तो हम पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन के अंदर, ताकि इजीएस्ट और इंटरेस्टिंग वे में आपको हाईएस्ट स्कोर जो है वो दिला सकें, ताकि आप RRB का एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकें। और ये सारी चीजें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी अवेलेबल हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। As per the United Nations third brief of the Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, तो यूनाइटेड नेशन का जो है तीसरी बार एक ब्रीफ किया गया ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का, आप कह सकते हो फूड, एनर्जी और फाइनेंस के ऊपर। तो उसमें एक रिपोर्ट पेश की गई स्पेशली फूड, एनर्जी और फाइनेंस के ऊपर, कि डैश ऑफ नियरली $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन में से कितना परसेंटेज जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ है एनर्जी को ट्रांजिशन में लेके आने के लिए। मतलब आप रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप जो है सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हो, विंड एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कहने का मतलब है आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हो 2021 में। और ये $1 ट्रिलियन में से मैक्सिमम पैसा जो है इन 5 एरियाज में लगाया गया है।
चाइना, इंडिया, जापान, यूएस एंड यूरोप। तो इन्होंने नियरली $1 ट्रिलियन में से इन 5 एरिया में से कितना पैसा लगा है, ये लगा है दोस्तों 84%। तो बहुत बड़ी बात है कि इंडिया टॉप 5 में आता है जो एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट स्पेशली जो हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनकी तरफ से पेश की गई है। और साथ में जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हेड हैं हमारे पास रेबेका ग्रिंसपैन, उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया है। तो $1 ट्रिलियन में से 84% पैसा जो है वो इन 5 एरिया में से लगाया गया है। देखो कितना बड़ी बात है कि इंडिया का इसमें रैंक जो है वो आपको मिलेगा। In August 2022, Nepal approved NHPC Limited, India's hydropower board to study and develop Dash West Seti hydropower project। तो नेपाल की सरकार ने NHPC लिमिटेड जो कि इंडिया के एक हाइड्रो पावर कंपनी है उनके साथ एक टाई अप किया है ताकि वो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्टडी करें और उसको डेवलप करें। ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है और ये कौन सी कंट्री में स्थित है, तो कंट्री का नाम तो आपको पता लग रहा है कि ये कहाँ पे स्थित होगा। ये स्थित है नेपाल के अंदर और ये टोटल 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो नेपाल ने NHPC लिमिटेड, जिसको हम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कहते हैं, जो कि इंडिया की एक बहुत ही फेमस हाइड्रो पावर कंपनी है, उसको अपने बोर्ड में जो है वो स्पेशली लिया है ताकि वो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्टडी कर सकें और उसको आगे डेवलप कर सकें। और साथ ही साथ इन्होंने एक और प्रोजेक्ट NHPC को कहा है देखने के लिए, वो 450 मेगावाट का है, वो सेती रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, जो कि 6 ज्वाइंट स्टोरेज प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 750 मेगावाट का अलग हो गया, 450 का अलग हो गया, तो टोटल अगर आप देखोगे तो 1200 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तरफ से ये स्पेशली कहा गया है क्योंकि वो गवर्नमेंट की बॉडी है नेपाल की जो अप्रूव करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को नेपाल के अंदर। तो वो नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने एक MOU साइन किया है NHPC के साथ ताकि वो ज्वाइंट स्टडी जो है वो इसके ऊपर कर सकें। और प्रोजेक्ट साइट्स जो हैं वो काफ़ी अलग अलग टेरेन पे हैं, मतलब उबड़ खाबड़ वाले एरिया में हैं, क्योंकि जिस जगह पे ये साइट है जिसमें वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो वो अगर आप देखोगे धरती से थोड़ा सा 550 मीटर या कई जगह पे 920 मीटर के आसपास जो है वो ऊपर उठा हुआ है। और इसकी कॉस्ट लगभग $2.4 बिलियन है, $2.4 बिलियन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। According to the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD estimated that dash of the Indian population possessed digital currency in 2021। तो 2021 का अगर डिजिटल करेंसी का डाटा देखें तो कितने परसेंटेज इंडियन पॉपुलेशन के पास डिजिटल करेंसी थी, अगर हम UNCTAD की बात को ध्यान में रखें तो 7.3% लोगों के पास जो है वो डिजिटल करेंसी थी अगर आप इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा देखोगे। तो टॉप 20 में इसमें इंडिया का रैंक कौन सा था, तो टॉप 20 में इंडिया का रैंक था 7। तो एक आंसर हमारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है, फर्स्ट होगा। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट की अगर बात माने तो 7.3% इंडियन पॉपुलेशन डिजिटल करेंसी को होल्ड करती थी। और अगर आप टॉप 20 में देखोगे इस डिजिटल करेंसी को होल्ड करने वाली कंट्रीज में, तो इंडिया का स्थान जो है वो 7th है, अगर हम सिर्फ यहाँ पे डिजिटल करेंसी की बात करें। तो अगर आप देखोगे डेवलपिंग नेशंस, अगर आप टोटल डेवलपिंग नेशंस देखोगे 20 अगर डेवलपिंग नेशंस उठाओगे तो उसमें 15 डेवलपिंग नेशंस ऐसे निकलेंगे जिनके पास डिजिटल करेंसी सबसे अधिक है, और ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा डिजिटल करेंसी रखने वाली जो कंट्री है वो है यूक्रेन। यूक्रेन के लोगों के पास लगभग आप कह सकते हो 12.7% पॉपुलेशन के पास डिजिटल करेंसी है। और दूसरा स्थान इसमें आता है रशिया का, रशिया के पास 11.9% जो है वो डिजिटल करेंसी रहती है, इतने लोगों के पास रहती है। तो पहला स्थान यूक्रेन का, इंडिया का स्थान जो है वो 7वां है। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट साइन किया है या एक टेंडर जो है वो मिला है ताकि 1150 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिलकर लगाएं। तो ये 1150 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा कहाँ पे, क्यूबा के अंदर। तो ये टाई अप भी किसके साथ हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा के साथ। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने पार्टनरशिप की है रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के साथ ताकि 1150 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट जो है वो क्यूबा के अंदर सेटअप किया जा सके।
और इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा देखने का काम इंडिया की तरफ से किसको दिया गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, क्योंकि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है दोस्तों वो इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया गया था। तो आप कह सकते हो कि प्रोजेक्ट जो है वो क्यूबा का एक प्लान है कि उसने 2100 मेगावाट जो है वो सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ताकि वो जो डीजल जनरेटर्स हैं उससे जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो कम कर सकें, पोल्यूशन को कम कर सकें और ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ा सकें। और इसमें ये भी एक होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी बढ़ेगी किसी और कंट्री में जाके। तो क्यूबा के साथ ये टाई अप इंटरनेशनल सोलर अलायंस का किया गया है। उस कंट्री का नाम बताना है जो कि पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो अप्रूव की है, जिसमें वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी जो है वो मार करेगा, और ओरिजिनल स्ट्रेन जो है, जो कोविड का ओरिजिनल स्ट्रेन है जिससे कई और वेरिएंट्स बने हैं, वो भी इससे खत्म होगा। और ये कंट्री है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। तो यूनाइटेड किंगडम ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने एक मॉडर्नास बाईवेलेंट, याद रखना है ये है मॉडर्ना कंपनी का बाईवेलेंट, नाम आप लिख सकते हैं, बाईवेलेंट कोविड-19 वैक्सीन, जो कि ओरिजिनल वायरस को भी जो है वो खत्म करने की कोशिश करेगा और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो उसका है उसको भी खत्म करने की कोशिश करेगा। और मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी की तरफ से मॉडर्ना का इस बाईवेलेंट को अप्रूव कर दिया। बाईवेलेंट इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि ये दो अलग अलग तरह के स्ट्रेन्स को क्या करेगा, खत्म करेगा, और ये बहुत ही इफेक्टिव है, यूनाइटेड किंगडम का कहना है। Dash became the first country to offer period products free for all by passing a law, the Period Product Free Provision Act 2021। ऐसी पहली कंट्री पूरे वर्ल्ड की बन गई है जो महीना आने पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे बचने के लिए या दर्द को कम करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो फ्री प्रोवाइड करेगी वो कंट्री। बहुत ही बड़ी बात है, औरतों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और ये लगभग सारी कंट्रीज कर रही हैं, लेकिन लॉ किसी ने नहीं बनाया। तो ये लॉ बना है द पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजन एक्ट 2021, और ऐसी पहली कंट्री बन गई है ये स्कॉटलैंड। तो आंसर क्या होगा, एक होगा। तो जो स्कॉटिश गवर्नमेंट है वो ऐसी पहली कंट्री बन गई जिसने लीगली, मतलब एक एक्ट बना दिया है, लीगल दे दिया इसको रूप, ताकि जो भी औरतें हैं उनको फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या किए जा सकें, प्रोवाइड किए जा सकें। तो इसलिए उन्होंने एक्ट बनाया, पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजन एक्ट ऑफ 2021, 2021 में ये पास हो गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ है, ये लागू हुआ है इस 15 अगस्त 2022 से। और स्कॉटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी मतलब इसके लिए फंड इकट्ठा कर रही थी, इसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रही थी। 2017 से जो है वो लगी हुई है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, फिर धीरे धीरे करके अब पूरी कंट्री में उन्होंने इसके लिए लॉ बना दिया है। इससे पहले न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री है, कीनिया ऐसा कंट्री है जिसमें ये जो महीने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो औरतों को महीना आता है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या किए गए हैं, फ्री किए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक स्कूल्स में किए गए हैं, ना कि पूरे कंट्री में। एज पर द 15th इंटरनेशनल ओलंपियड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022, इंडिया का रैंक जो है वो इसमें से कौन सा है? 5 मेडल्स के साथ इंडिया कौन से स्थान पे है, और कौन सी कंट्री ने इस इंटरनेशनल ओलंपियड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर टॉप किया है? तो इंडिया का स्थान दोस्तों 3rd है, और कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? ईरान ने टॉप किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो इंडिया जो है वो इस 15th इंटरनेशनल ओलंपियड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में जो है वो तीसरे नंबर पे आया है। ये जो प्रतियोगिता है ये 14 से लेके 21 अगस्त के बीच में जो है वो खेली गई है। कहाँ पे खेली गई है? जॉर्जिया में इसको खेला गया। ये आपने याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे खेला गया है। और ये जो इंटरनेशनल ओलंपियड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, ये हर साल स्टूडेंट्स के बीच में करवाई जाती है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसमें एक और खास बात है कि इंडिया के साथ जो तीसरा स्थान है वो सिंगापुर का भी है, क्योंकि सिंगापुर के भी जो मेडल हैं वो कितने हैं? 5 हैं। 3 गोल्ड हैं और 2 क्या हैं? सिल्वर हैं। और 3 गोल्ड लेने वाले जो हमारे प्लेयर्स हैं, राघव गोयल हैं, मोहम्मद साहिल अख्तर हैं, मेहुल बुराद हैं। और सिल्वर लेने वाले 2 प्लेयर हैं हमारे पास, मलिक इंडिया और साथ में अथर्व नीलेश महाजन। तो अगर आपको नाम याद रह जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर। India's permanent mission to the United Nations recently contributed dash to the 4 voluntary trust funds for support of the United Nations human right।
तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट को सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया का परमानेंट मिशन जो कि यूनाइटेड नेशन में बैठा हुआ है, तो उसने कुछ पैसा डोनेट किया है ताकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की रक्षा जो है वो की जा सके। तो कितना पैसा जो है वो इन 4 ट्रस्ट फंड्स में इंडिया ने दिया है, टोटल 3 करोड़ रुपीस जो है वो इंडिया ने दिए हैं, लगभग 3 करोड़ रुपए बनेगा। और अगर आप यूएसडी में लगाओगे, डॉलर में लगाओगे, तो $4 लाख जो है वो इंडिया ने डोनेट किया है। तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया का परमानेंट मिशन यूनाइटेड नेशन में जेनेवा में बैठा हुआ, उसने कहा है कि $4 लाख जो है वो इंडिया ने दिए हैं वॉलेंट्री ट्रस्ट फंड्स के अंदर, जिसमें कई कंट्रीज जो है वो वॉलेंटरली पैसा डालती हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स बनाती है उसको प्रमोट करने के लिए ये पैसा जो है वो यूज किया जाएगा। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1981 में जो है वो स्पेशली जो टॉर्चर विक्टिम्स हैं, जिनके साथ टॉर्चर हुआ है, उनको बचाने के लिए, उनको राइट्स देने के लिए, उनकी फैमिलीज को राइट्स देने के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की शुरुआत जो है वो स्पेशली की थी। कौन सी कंट्री ऐसी कंट्री बनी है जिसने वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट जो है वो स्टार्ट किया है? मतलब जो ट्रेन है वो हाइड्रोजन पे चलेगी। बहुत बड़ी बात है, ग्रीन इकोनॉमी की बात हो रही है। हमने पोल्यूशन को कम करना है, हमने किसी भी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो ये पहली कंट्री है जिसने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट स्टार्ट किया है, वो है दोस्तों जर्मनी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्मन गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। इससे क्या होगा कि फ्रेंडली ट्रेवल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रेवल जो है वो आगे बढ़ेगा। तो वो अपने डीजल इंजन्स को रिप्लेस करेंगे इन हाइड्रोजन इंजन्स के साथ धीरे धीरे करके। फिलहाल जो है वो एक के ऊपर ये काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है, लाइक 50 से लेके 75 माइल्स पर आवर के हिसाब से ये चलती है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 87 माइल्स पर आवर है। और ये 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो एक बार में तय कर सकती है। मतलब हाइड्रोजन फ्यूल से 1000 किलोमीटर जो है वो एक बार में इसको चलाया जा सकता है। 621 माइल जो है वो इसको चलाया जा सकता है। और एक कंपनी है एल्स्टम फ्रांस की, जिसने इसको बनाया है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसकी पिक्चर, और आप यहाँ पे एल्स्टम कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा। तो इस कंपनी ने इसको बनाया है। Name the country that was recently signed 2 consultancy contract with India for 2 railway project। 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए एक कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, और वो साइन किया गया है बांग्लादेश के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो इंडिया इसमें कुछ पैसा प्रोवाइड करेगा अपने लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू। और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले ही इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। 4 महीने बचे थे इन प्रोजेक्ट्स को इंडिया के साथ टाई अप खत्म होने के लिए, तो पहले ही दोबारा से इसको साइन कर लिया गया है। एक प्रोजेक्ट जो है वो चलता है खुलना से लेके दरसाना तक। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो चलता है इसके बाद यहाँ पे पार्वतीपुर से लेके कौनिया तक। तो इस तरह से ये 2 प्रोजेक्ट्स जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, इसको हमने ठीक करना है। यहाँ पे जो लाइन बिछी हुई है उसको बड़ा करना है। तो उसके लिए, इन प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया जो है वो पैसा प्रोवाइड करेगा, अपना लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। और इंडिया टोटल $2 बिलियन जो है वो इसके ऊपर खर्च करेगा। तो 2 रेलवे प्रोजेक्ट जो हैं वो रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे इंडिया की। मैं दोनों प्रोजेक्ट्स को बता चुका हूँ आपको। तो इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में एक तो आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, गुड्स की मूवमेंट बढ़ेगी, सामान आएगा जाएगा ज़्यादा। और सब रीजनल ग्रोथ जो है वो आसपास के एरिया में वो डेफिनेटली वहाँ पे होगी, क्योंकि बिजनेस जो है वो दोनों कंट्रीज में जरूर बढ़ेगा। कौन सी कंट्री रिसेंटली लॉन्च करती है एक बिजनेस काउंसिल विद इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि दोनों कंट्रीज में ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो अच्छा किया जा सके? और ये कंट्री हमारे पास है गैबन। तो आंसर क्या होगा? तीनों का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और लॉन्च किया स्पेशली इंडिया गैबन बिजनेस काउंसिल। इंडिया गैबन बिजनेस काउंसिल को लॉन्च किया गया है इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और इसका मेन मकसद यही है कि दोनों कंट्रीज में ट्रेड को बढ़ाया जा सके और ट्रेड रिलेशन जो है वो अच्छा किया जा सके। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया और गैबन का ये टाई अप किया गया। कौन सी एयरलाइन ऐसी एयरलाइन बन गई है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है क्लियर स्काईज फॉर टुमारो जो है उसको ज्वाइन करती है, और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर जो है वो अपना रोल आगे निभाएगी? इसका मतलब है कि जो हम एरोप्लेन के अंदर या जितना भी एयरक्राफ्ट्स हैं उसके अंदर जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज़ करें। मतलब इसमें 10% हम किसी तरह से ब्लेंडिंग करें, मिक्स करें,
ताकि फ्यूल कॉस्ट भी कम हो सके और इन्वायरमेंट भी क्या हो सके, साफ हो सके। इसी को कहते हैं क्लियर स्काईज फॉर टुमारो कैंपेन, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। तो ये एयरलाइन हमारे पास बनी है कौन सी, इंडिगो। तो याद रखना है 2 इसका आंसर होगा। इंडिगो जो कि कंट्री की लार्जेस्ट एयरलाइन है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस सस्टेनेबल इनिशिएटिव को ज्वाइन करती है, जिसमें हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को आगे और बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये क्लियर स्काईज फॉर टुमारो जो कि इंडिया की तरफ से एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था, उसको आगे बढ़ाती है। और इंडिगो ने इसी इनिशिएटिव के थ्रू जो है, जिसमें 10% मिक्स वाला जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है वो यूज़ करते हैं, ऐसे 2 प्लेन जो है वो मंगवाए हैं, जिसमें इसका नाम रखा गया A320 नियो प्लेन। तो ऑलरेडी जो है वो इंडिगो इसकी फ़्लाइट टेस्टिंग कर चुका है। फ्रांस से दिल्ली ये फ़्लाइट आई थी और ये बात हो रही है फरवरी या जनवरी 2022 की। तो तब वो ऑलरेडी इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर चुका है। तो इंडिगो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस सस्टेनेबल इनिशिएटिव को ज्वाइन करता है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, लिंक्डइन को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।